ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता दिया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन ऑल लाइट are reflected within the same tensor medium, then this phenomena is called total internal reflection. इसको लिखेंगे when incidence angle या angle of incidence is greater than critical angle. Critical angle यानी कि थीटा सी, then whole light are bounce back या तो क्या हो जाएगा reflected in the same medium ठीक है, this phenomena is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद जब भाई नया सा टर्म हमने यूज कर दिया क्रिटिकल एंगल, पिछले क्लास में सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं विद डायग्राम। क्रिटिकल एंगल टीआईआर, सबसे पहले टीआईआर होता कब है, जब डेंसर से रेयर में जाता है। टीआईआर में जब व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर क्या है यहां पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of reflection is equal to 90 degree, then angle of incidence is equal to critical angle। ठीक है, angle of incidence is equal to critical angle। तो आज हमारा टारगेट क्या है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, तो चलो हम अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल को फाइंड करना है, आप सबको पता चल चुका है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयर मीडियम। भाई ये ग्लास होगा, एयर होगा, कुछ भी हो सकता है, रेयर मीडियम। जब लाइट यहां से गई, जब लाइट यहां से इंसिडेंस की, इसके ऊपर मान लो पैटर्न एंगल क्रिटिकल एंगल, हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं थीटा सी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। जहां पर रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, जहां पर बातें हो रही है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, वह रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कम से कम सबसे पहले जो हम जहां से जाना चाहेंगे वो कहां से जाना चाहेंगे, स्नेल्स लॉ से। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस ऑफ मीडियम। एट इंटरफेस ऑफ मीडियम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को पता है स्नेल्स लॉ का क्या बताया था भाई, यहाँ का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका जो भी इंसिडेंस रिफ्लेक्शन जो भी होगा, फिर यहाँ का म्यू, और यहाँ पर जो अगर यहाँ इंसिडेंस होगा तो यहाँ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लिख देना। तो यहाँ का म्यू क्या है, म्यू भी।
और यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर रेयर मीडियम में म्यू आर, और ये क्या होगा, साइन ऑफ आर यानी कि साइन ऑफ 90। वेरी गुड। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू पता है आप लोगों को क्या होता है, म्यू आर अपॉन म्यू डी। साइन 90 पर हो गया तो म्यू आर अपॉन म्यू डी, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। अगर साइन थीटा सी म्यू आर अपॉन म्यू डी लिख देंगे तो थीटा सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, ठीक है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर। नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां पर आते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर। तो आपको पता है म्यू टू अपॉन म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहां पर लिख देंगे sin थीटा c इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो यहां पर लिख देंगे थीटा c इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन म्यू डी आर, ठीक है। ऐसे ये लिख देंगे। अगर दिया हुआ है तो सिंपल हम इस तरह से अप्लाई करते जाएंगे, और अगर कहीं रेयर मीडियम एयर है, इफ अगर हमारे पास जो बाहर का मीडियम है जो मोस्टली रहेगा, अगर रेयर मीडियम क्या है एयर, तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एंड डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है म्यू डी म्यू। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख देंगे, sin थीटा c इक्वल टू 1 म्यू आर 1 हो गया ये म्यू। तो यहां क्या लिख देंगे sin थीटा c को sin इनवर्स 1 बाय म्यू, ठीक है। sin थीटा c इक्वल टू 1 इनवर्स sin इनवर्स 1 बाय म्यू। यानी कंप्लीटली हर जगह पर क्या है, sin थीटा c क्या रेसिप्रोकल ऑफ म्यू का है। तो अब जब रेसिप्रोकल ऑफ म्यू है तो इससे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे sin थीटा c की वैल्यू घटेगी, और जैसे जैसे म्यू की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे sin क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ये रिलेशन है। इस रिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इस रिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। यहाँ पर देखिए क्या sin थीटा c इक्वल टू 1 बाय म्यू, थीटा c इज रेसिप्रोकल ऑफ म्यू। यानी म्यू जब इंक्रीज करेगा तो थीटा c डिक्रीज करेगा, और म्यू डिक्रीज करेगा तो थीटा c इंक्रीज करेगा। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए मैम। अब हम लोग जो है कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। अब अपन जो क्रिटिकल एंगल ये जो PIR है इसके कुछ रिफ्लेक्शंस ये देखते हैं एप्लीकेशन। उसके पहले एक और टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पहले भी बताया हूं, एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूं। सॉलिड एंगल क्या होता है ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक टर्म हम देखते हैं सॉलिड एंगल। नॉर्मली हम लोग जो अभी तक पढ़े हुए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो क्या होता है, प्लेन एंगल। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या एक हॉरिजॉन्टल है, यहां से लेकर के हमने इसे इतना घुमा दिया, यहां पर पहुंच गए, तो ये क्या हो गया थीटा। इसे हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। और इसका जो यूनिट होता है वो सबको पता है, रेडियन होता है, ठीक है। ये प्लेन एंगल। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि आप लोग क्या बोलते हैं उसको, कुल्फी। कुल्फी खाते हुए देखते हुए कैसे कोन के टाइप से दिखता है, जैसे कि हमारे पास है कोन, ये ऐसे करके रखा हुआ,
ठीक है, हमने क्या किया, यहां से इस लाइन को हम यहां तक लाए, यहां तक लाए, तो यहां क्या बन गया, थीटा बन गया। लेकिन अब हम उसको क्या करेंगे, ऐसे करके कुल्फी का फॉर्मेशन कर देंगे, ऐसे करके यहां पर इसको ऐसे करके क्या किया हमने, घुमा दिया। ठीक है, ये एंगल इसका साइन। तो देखो हम ये हॉरिजॉन्टल से कितना लेकर के आए, नीचे लेकर के आए यहाँ थीटा, थीटा, और उसके हमने क्या किया, कोण बना दिया। जैसे कि ये देखो, ये दो है, ठीक है, हमने इसे थीटा लेकर गए, फिर इसको ऐसे करके क्या किया, घुमा दिया, तो क्या बन गया, बहु टाइप का बन गया सामने, जैसे खाली ये है शंकु टाइप का बन गया। जैसे कि मैं आपको अगर मैं बताऊं, ठीक है, जैसे वो कुछ ऐसे करके बन जाएगा, जिनके घर में दुकान होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं किसी चीज, देखिए कुछ ऐसे टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का बन गया। तो यहाँ पर जो गोल ये बना उसे हम सॉलिड एंगल कहेंगे। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल देखो सिंपल प्लेन में इसके बीच का एंगल क्या हो गया, ये प्लेन एंगल, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल है वो क्या हो गया, सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल किसके हेल्प से बना है, प्लेन एंगल की हेल्प से, क्योंकि यहाँ से हमने पहले थीटा बनाया, ये प्लेन एंगल है, उसके बाद ऐसे करके इसे घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल हो गया, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि ये होता कितना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। हमारे लिए डेरिवेशन जरूरी नहीं है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन चाहिए हमें। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच, अगर सॉलिड एंगल जो ओमेगा जो ये प्लेन एंगल थीटा के हेल्प से बना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहले ये लिख देते हैं यहाँ, ये जो ये क्या है, सॉलिड एंगल, और इसका जो मेजरमेंट है वो स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन है। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 पाई इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भैया ये cos थीटा हम कहां से लेकर के आएंगे, थीटा की वैल्यू है तो cos थीटा कहां रहेगा, तो उसका भी बता दे रहा हूं। अगर ये हमने r रेडियस है और ये लेंथ l है, अगर यहां से यहां तक का लेंथ l है, इसको हमने इधर थीटा रोटेट किया और ये जो शंकु बन रहा है वो r बन रहा है, तो यहां से हम cos थीटा निकाल देंगे। ये l r थीटा cos थीटा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए हम लिख देंगे cos थीटा का साथ गिवन रहेगा। cos थीटा का क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होगा यहाँ पर l, तो ये थीटा बेस l हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अगर ये रेडियस r है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, रूट अंडर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, छोटी सी बात है, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर हम जो एक जो है इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। भाई ये तो हमने पढ़ा दिया, ये पूछा कहां जाता है, एक तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका यूज होता है, और एक हम और कुछ इसका एप्लीकेशन देखते हैं, escaping of light from a medium interface by point source। escaping of light, escaping of light from medium interface from point source। from point source, ठीक है, escaping of light from medium interface from point source की हेल्प से, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है कि देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड है, ठीक है, ये पूरा लिक्विड है, और यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, रेड कलर का सोर्स रहेगा, अच्छा लगेगा ना देखने में आप लोगों को। ये पॉइंट सोर्स P है जो P पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इससे जो पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो इससे लाइट जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, P। पॉइंट सोर्स से इसकी इंटेंसिटी है, पावर क्या है, P, ठीक है। P पावर को प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट एरिया जो प्रोड्यूस कर रहा है, P वॉट ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है।
और इसके साथ में देखना, हमसे ये बोला जा रहा है कि यहां पर से जो लाइट निकलेगा वो कितने रेडियस का, कितना एरिया बनाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ये करना है, इसमें ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि फाइंड एरिया फ्रॉम विच लाइट escaping from this medium, escaping from given medium। इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं आपके दिमाग में आ रहा है कि ये क्या पागलों वाली क्वेश्चन है कि इससे तो सारा लाइट ऐसे निकल गया, सारा बाहर निकल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ, ऐसे दिमाग में बातें आ रही है या नहीं आ रही है? नो सर। अच्छा बताओ, बातें आ रही है या नहीं आ रही है कि यहाँ पर पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, सारा का सारा लाइट बाहर निकलेगा, इससे क्या लफड़ा है? क्या नहीं आ रही? नहीं आ रही है, क्यों नहीं? क्यों? अच्छा ये क्वेश्चन अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो फिर बताइए क्यों नहीं आ रही है, क्यों सारा लाइट बाहर नहीं निकलेगा? सर ये सारे में जाएगा सर, पूरे 360 पे। क्या सर पूरे में जाएगा, जो लाइट निकलेगी 360 एंगल पे सब जगह। हाँ 360 डिग्री पर निकलेगा, लेकिन यहाँ ऊपर पे तो पूरा सरफेस से निकलना चाहिए। जैसे कि बाल्टी रखा हुआ, बाल्टी में हमने रख दिया पॉइंट सोर्स, तो बाल्टी के पूरे एरिया से बाहर निकलना चाहिए लाइट। कुछ भी बोले सर, ये निकलना चाहिए। ठीक है, आसना क्या कहती है कि बड़ा सा एक तालाब रखा हो, तालाब है, ठीक है सर ऑब्स्ट्रक्शंस भी तो आएंगे ना सर, तो इसलिए वो रुक जाएगी सर, हल्का हल्का रुक जाएगा सर। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए ठीक है, एक मिनट, क्या होगा सर? सर वो वाटर को कंप्लीटली क्रॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? सर मींस सर जैसे सर सी में होता है ना सर, सी में एंड पॉइंट तक लाइट नहीं जाती। हाँ सर वही सर, डीप सी में। क्या सी में? सर सर जैसे सी सर में डीप, सर लाइट होती है, सनलाइट सर, वो डीप पॉइंट तक नहीं जाती ना सर, वो रुक जाती है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग का कॉन्सेप्ट जो भी एक बार देखते हैं। चलिए चलिए, एक तो कुछ अक्षर तरफ से जवाब आया कि पूरा 360 में ये लाइट फैलेगी, तो 360 में नहीं, ऊपर है 180 डिग्री वाली। चलो मैंने माना। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि पूरा जो टब रखा हुआ एरिया, उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना एरिया से बाहर निकलेगा, एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा कि जो कंप्लीट एरिया है पूरे से लाइट निकलेगी। तो चलिए, कुछ लोगों ने नहीं बोला, कुछ हाँ सोचा, जो कुछ भी, मैक्सिमम ने नहीं बोला, आंसर सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं कंफर्ट नहीं हो पा रहा हूँ, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखो जैसे कि बात देखिए, एक लाइट तो सीधा यहां से आई, सीधा निकल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, सीधा निकल गई है यहां से, ठीक है। दूसरी लाइट यहां पर आई, ये अगर हमारे पास ये क्या है, मान लो कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी म्यू है, और ये क्या है, एयर है। तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो एक चीज तो भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं होगा। डेंसर से रेयर में जा रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी लाइट जो बाहर स्केप करेगी, जैसे कि यहां से इस पॉइंट पर आई, तो मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये लाइट बाहर निकला। कब निकला? जब ये आई जो है वो लेस देन थीटा सी होगा, तभी वो बाहर निकलेगा। ठीक है, आप समझने का कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट। तो अब हम यहां पर आए, इस पॉइंट पर आने पर क्या हुआ कि आई जो इक्वल टू थीटा सी होगी, पर जैसे आई जो क्रिटिकल एंगल के बराबर हुई, साफ लाइट यहां चली गई। ठीक है, अब इससे आगे जब हम लाइट को लेकर के गए, अब इससे आगे जब लाइट गई तो बोली नहीं जाएगी और ये बाहर निकलना बंद हो गई, यानी कि फाइनली लाइट जो इतने ही रेडियस से निकलेगी। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। ये जब आई जो टू थीटा सी हो जाएगा, फिर लाइट बाहर निकलना क्या हो जाएगा, इधर से बंद हो जाएगा, वो बाहर निकलना बंद हो जाएगा। यानी लाइट जो बाहर निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही एरिया से बाहर निकलेगी। देख लीजिए, इतनी ही एरिया से बाहर निकलेगी, रेडियस नहीं रहेगा, चारों तरफ वही वाला रेडियस रहेगा, इतने ही एरिया से बाहर निकलेगी, पूरा कंप्लीट से बाहर नहीं निकलेगा।
समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ थीटा सी है, तो ये भी एंगल यहाँ कितना बनेगा? थीटा सी। और मान लो कि ये रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना एरिया फ्रॉम दिस लाइट एस्केपिंग फ्रॉम द गिवन मीडियम। ठीक है, तो लाइट विल एस्केप, तो लाइट विल एस्केप फ्रॉम गिवन मीडियम, given medium till I is less than or equal to theta c। जब तक I less than or equal to theta c रहेगा, after that TIR भी अगर TIR भी अगर, और इसके बाद क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा और लाइट बाहर नहीं निकलेगा। अब हमारे पास क्या है? इस आर को निकालना है। ठीक है, इस आर को निकालेंगे, हमें ये तो गिवन रहेगा कि ये कितना डेप्थ कितना है इसका काम आ रहा है। तो मान लो कि ये डेप्थ क्या है? h है। ठीक है, चलिए अभी आगे फाइंड करते हैं। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, सॉलिड एंगल, और ये फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि यहां तक नोट डाउन कीजिए और हमें बताइए, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये हाइट दिया हुआ, म्यू दिया हुआ h, तो और हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये हाइट डेप्थ ना भी गिवन है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए जब हम जाएंगे तो अब सिंपल सा देखो, पहले हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए जाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए जाएंगे। तो जब हम क्रिटिकल एंगल के बारे में लिखना चाहेंगे, क्रिटिकल एंगल लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे? sin थीटा c इक्वल टू क्या हो गया? 1/μ। देखो जैसे sin थीटा c हमारे पास 1/μ आ गया, तो आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ गए हैं। सिंपली क्या लिखेंगे? ये डायग्राम बनाएंगे यहां पर, ये लिखेंगे थीटा c, sin थीटा c क्या होता है? परपेंडिकुलर 1 लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज म्यू लिख देंगे। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज म्यू हो गया, ये क्या हो गया? म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब जब म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो यहां पर लिख दीजिए tan थीटा c इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहां पर आ जाइए, इस ट्रायंगल में P और ये पॉइंट का नाम A दीजिए और इस पॉइंट का नाम B दे दीजिए। फ्रॉम ट्रायंगल PAB tan थीटा c इक्वल टू, ये भी तो क्रिटिकल एंगल है। जब ये वाला एंगल क्रिटिकल है तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा? क्रिटिकल। ये नीचे तक नहीं गया, यहीं तक है, इसी रे तक है, तो ये भी एंगल क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। तो tan थीटा c इक्वल टू क्या लिखेंगे? r अपॉन डेप्थ h। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करके हम क्या लिख देंगे? r अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो किस स्केपिंग रेडियस हमारे पास लाइट कितने रेडियस से बाहर निकल रहा है? हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, h अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आपको मैं एरिया बोला है तो एरिया निकाल लो, जो बोला है निकालो ना। अब तो हमारे पास रेडियस कैलकुलेशन अगर बोलेगा कितने एरिया से लाइट बाहर निकल रहा है तो यहां से यूज कर लेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट नीट और जेईई दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो सोर्स का पावर, अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का आएगा कि अगर सोर्स का पावर ऑफ सोर्स इज P, देन स्केपिंग पावर यानी कितना पावर का लाइट बाहर निकल रहा है। पावर ऑफ सोर्स का जो पावर है, पावर ऑफ सोर्स कितना है? P। देन स्केपिंग पावर P डैश, यानी कितना पावर यहां से
बाहर निकल रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे निकल रहा होगा लाइट में यहाँ से, तो ये कितना पावर पी डैश बाहर निकल रहा है। बोले ठीक है भाई देखते हैं। तो एक चीज सोचिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो सिर्फ पी निकल रहा है, पी पावर कितने एंगल में फैल रहा है, कितने सॉलिड एंगल में, 4 पाई। ध्यान में रखिएगा कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ध्यान में कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई यानी 180 2 पाई 360 डिग्री, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई 180 डिग्री रहता है, 4 पाई कंप्लीट। अगर थीटा जो है थीटा 2 पाई रहेगा, 2 पाई यानी 360, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यहां पर लिखता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई then solid angle is equal to 4 पाई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्योंकि वहां पर अभी हमने लाया था ये सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा सी, ठीक है। cos ऑफ थीटा सी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखो, ये यहां पर क्या था, ऐसे करके बना रहा था सॉलिड, अगर ये थोड़ा और बढ़ेगा तो हाफ बनेगा और ये पूरा बढ़ जाएगा 4 पाई। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई द सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। थीटा जब पाई रहेगा, ठीक है, थीटा सी की वैल्यू आप पुट कर दो, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4 पाई। तो अब इसी चीज से हमें रिलेट करना है। अब देखो इधर, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है, एक मिनट रुक जाओ, P अपॉन 4 पाई, ठीक है। अगर 4 पाई एंगल है, अब यहां से ये कंप्लीट शॉट किसी भी पॉइंट के किसी भी पॉइंट सोर्स के ऊपर जो सॉलिड एंगल बनता है 4 पाई। तो अब देखने वाली बात है कि 4 पाई जब सॉलिड एंगल बन रहा है, 4 पाई में पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो P प्रोड्यूस हो रहा है, तो यूनिट सॉलिड तो सॉलिड एंगल ओमेगा में कितना पावर बाहर निकलेगा, P अपॉन 4 पाई इनटू ओमेगा, यही क्या होगा स्कैटरिंग पावर, ये क्या हो जाएगा स्कैटरिंग पावर। कहां पर लिखूं मैं, चलिए इतना यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मैं पढ़ता हूं। अब देखो, अब इसे नीचे का, ठीक है। तो स्कैटरिंग पावर हमने यहां पर बता दिया, स्कैटरिंग पावर कितना हो जाएगा, स्कैटरिंग पावर इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई, और इस थीटा सी की वजह से जो सॉलिड एंगल बना होगा P अपॉन 4 पाई इनटू ये सॉलिड एंगल, तो यहां पर क्या हो जाएगा P अपॉन 4 पाई, सॉलिड एंगल का फार्मूला अभी हमने बताया कितना होता है 2 पाई इनटू 1 माइनस 2 पाई इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा सी, क्योंकि यहां पर किसका सॉलिड एंगल बन रहा है थीटा सी पर, तो 2 पाई इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा सी, ठीक है। लो हो गया ये तुम्हारा P स्कैटरिंग इज इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन 4 पाई कैंसिल कर लो, 2 हो जाएगा, लिख देंगे P अपॉन 2 इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा सी, cos ऑफ थीटा सी। अर्थात थीटा सी की वैल्यू अगर आपको रख देनी है, cos ऑफ थीटा सी की वैल्यू रख देनी है म्यू के फॉर्म में, तो 1 माइनस, देखिए इधर sin थीटा सी 1 बाय म्यू होता है रिलेशन, तो cos थीटा सी क्या हो जाएगा, cos थीटा सी की वैल्यू हो जाएगी, cos थीटा सी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, बेस रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर लिख देंगे cos थीटा सी रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू। लो यही क्या हो गया स्कैटरिंग पावर, इतना ही पावर जो है बाहर निकलेगा, ये नीचे नहीं दिख रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा P/2, ठीक है। ये हो गया स्कैटरिंग पावर, ठीक है। P स्कैटरिंग देखिए P/2 1 माइनस cos थीटा सी, P/2 1 माइनस 2 cos थीटा सी, और P/2 यहां से cos थीटा सी की वैल्यू कर दिया रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। अब दिख रहा है क्लियर, हाँ, रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू, चलिए ठीक है।
अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से आगे बढ़ते हैं। सर नीचे का नहीं दिख रहा सर। यही है, P is capping is equal to 1 minus P upon 4 pi। कौन सा? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो सर राइट हैंड साइड वाला सर, वो जो ना नाम बन के आ रहा है ना सर, इसलिए। अभी ठीक सर है? राइट हैंड साइड। यस सर। P is capping is equal to P by 2 into 1 minus cos theta c is equal to ओके सर। 1 minus root under mu square minus 1 by mu। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। Grazing incidence of light on an interface of two media। Grazing incidence of light on an interface of two media। ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन एन इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ठीक है, देखो ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब क्या हुआ? जो चिपक करके आता है। ठीक है, ध्यान में रखना, ग्रेजिंग इंसिडेंस जो सरफेस से क्या होता है, चिपक करके आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है इसमें? 90 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर सिंपल से बात रखना है, जो सरफेस से चिपक करके आता है। अपने को पता चलना चाहिए कि चीजें बोली क्या जा रही है। ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? 90 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस बोले या ग्रेजिंग इमरजेंसी बोले, ग्रेजिंग इंसिडेंस में चिपक करके आएगा, ग्रेजिंग इमरजेंसी में सरफेस से चिपक करके बाहर निकलेगा। उस कंडीशन में एंगल ऑफ इमरजेंसी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये अभी तक देखा है, अभी तक हम ये देख चुके हैं कि mu1 इज ग्रेटर देन mu2। ठीक है, mu1 क्या होता है? mu2 से ग्रेटर देन है। तो ये देखो, इस कंडीशन को हमने देखा, ये mu1 हो गया और ये mu2 हो गया। ठीक है, जब mu1 इज ग्रेटर देन mu2 वाली कि ये क्या बोल रहा है? ये डेंसर है और ये रेयर है। अभी अभी हमने इसके बारे में देखा। तो इसमें क्या है कि जब लाइट जो है क्रिटिकल एंगल पर जाएगी तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये हम देख कर क्या आए होंगे, यहां तक का कोई ये इंसिडेंस रे हो गया और ये क्या हो गया? एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे जो लाइट बाहर निकल रहा है। कोई प्रॉब्लम? यहां पर आपसे पूछ लिया गया साइन थीटा से क्या होगा? वेरी गुड, साइन थीटा से लिखेगा 1 अपॉन डेंसर mu1 और ऊपर का रेयर, और थीटा से इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग बाय समथिंग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसी में हम क्या करते हैं, हमें कहा क्या जा रहा है?
ग्रेजिंग इंसिडेंस अभी लाइट क्या आता है, इससे चिपक करके आता है, तो यही पर हम किसे फिट कर देते हैं, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जब हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर देंगे तो जिस एंगल से ये बाहर निकला है, जिस पाथ को फॉलो करके बाहर निकला है, अगर यहीं से लाइट को इंसिडेंस कराएंगे तो सेम पाथ को फॉलो करके आएगा बाहर, यानी लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अप्लाई करेंगे तो पाथ ऑफ लाइट ऑफ रे इज रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रिट्रेसेस। तो अब हम क्या कर देते हैं, अप्लाई लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, path of ray of light retraces its own path। ये अपने ही पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है, सेम जगह से भेजते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो सेम स्टोरी है, इधर ये म्यू1 हो गया और ये म्यू2। हमें पता है पहले से ये डेंसर है और ये क्या है, रेयर है। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस यानी ये लाइट चिपक करके आई है, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पर आ रहा है। ये क्या इंसिडेंस है, ये क्या हो गया, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस देख लो भाई, चिपक करके आ रहा है। अब जब ये रिफ्लेक्ट करेगा कितने एंगल पर, जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में आएगा तो जाना चाहिए था, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल ये मुड़ेगा और टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, थीटा सी। क्यों, क्योंकि जब लाइट थीटा सी पर गया था तब 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ था, मुड़ा था, तो जब 90 डिग्री पर आएगा तो कितना होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा सी होगा। समझ में आ रहा है, यही प्रोसेस है ग्रेजिंग इंसिडेंस का। कब, जब लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, उस कंडीशन के बारे में बताया गया है। जब लाइट चार्ज कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम में। लाइट किसमें से किसमें जा रहा है, लाइट इंसिडेंस कहां से कहां कर रहा है, रेयर टू डेंसर। ठीक है, चलो यानी कि रेयर मीडियम में उस कंडीशन की स्टोरी। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेसिक समझ में आ गया। अब हम डेंसर और रेयर दोनों मीडियम का ग्रेजिंग इंसिडेंस देखते हैं। केस 1 ग्रेजिंग इंसिडेंस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, ग्रेजिंग इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। ठीक है, देखो यहाँ ये म्यू1 हो गया, ये म्यू2 हो गया, ये डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया। ठीक है, डेंसर मीडियम में ग्रेजिंग इंसिडेंस करेगा और यहां से आ रहा है 90 डिग्री पर आते हैं, यहां से आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट 90 डिग्री तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली यहां पर जो है 90 डिग्री, नियरली इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री पर इंसिडेंस किया। अब बताओ, जब ये डेंसर में 90 डिग्री पर होगा तो ये 90 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा सी, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री ग्रेटर देन थीटा सी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर PIR होगा और वापस से सेम एंगल बनाते हुए ग्रेजिंगली PI, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये नियरली इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये इंसिडेंट लाइट है डेंसर मीडियम में, ये इंसिडेंट है। और ये क्या होगा, ठीक है, हो गया। अब केस 2 देखते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस इन रेयर मीडियम, जो कि अभी हम देख चुके हैं, फिर से दोबारा केस लिख करके कर देता हूं मैं। ग्रेजिंग इंसिडेंस इन
रेजिंग इंसिडेंस इन रेयर मीडियम। ये म्यू1 हो गया, ये डेंसर, ये म्यू2 हो गया, रेयर। ठीक है, रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में लाइट जब यहां पर आएगा, यहां पर 90 डिग्री बनेगा, तो रेयर में क्या होगा, 90 डिग्री भर में तो डेंसर मीडियम में चला जाएगा। कितने कहां पर, कितने एंगल पर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करते हुए इसमें जाएगा, और कितना पर जाएगा, क्रिटिकल एंगल पर। थीटा से समझ में आ रहा है, क्रिटिकल एंगल पर चला जाएगा। बस यही है, ये हो गया इंसिडेंट लाइट यहां पर। ठीक है, इंसिडेंट लाइट। चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, यस सर। ठीक है, तो इसका मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास अभी पहुंच जाएगा। ठीक है, इन सबसे रिलेटेड अब 3-4 क्वेश्चन ही है, सॉल्व करने का क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, उसके साथ में सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसके साथ में सॉल्यूशन अभी बाद में पेंडिंग नहीं रखता हूं, अभी सेंड कर दे रहा हूं, अभी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। चेक कर लो असलम। यस आ गया।